बड़ी खबर, कैंसर हॉस्पिटल में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल्याण सिंह कैंसर अस्पताल में आग लगी है। मरीज और तीमारदारों में हड़कंप देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर यह आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, ये जानकारी भी मिल रही है। कैंसर हॉस्पिटल में यह भीषण आग लगी है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी आग को लेकर? देखिए, राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में ये कल्याण सिंह की स्मृति में बना हुआ कैंसर हॉस्पिटल, इसकी चौथी मंजिल में आग लगने की सूचना थी। धुआं काफी फैल गया था। ये बताया जा रहा है किसी उपकरण के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये लगी हुई थी आग। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। हालांकि तुरंत ही इस आग पर काबू पा लिया गया और बताया जा रहा है इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन धुएं की वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा है। राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। जिस दौरान ये आग लगी ऋषभ, उस दौरान हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती थे या फिर जो तीमारदार वहां पर मौजूद थे, उनमें से अगर किसी से बात हो पाई हो, कैसे वहां पर उन सभी को बाहर निकाला गया? देखिए, चौथी मंजिल में बताया जा रहा है एक ऑपरेशन थिएटर है, वहां पर ये किसी उपकरण में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी हुई थी। आग तो नहीं फैल पाई थी, उसको कंटेन कर लिया गया था, लेकिन धुआं फैल रहा था। लिहाजा वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया है और लिफ्ट और सीढ़ियों के जरिए ही तमाम लोगों को नीचे निकाल लिया गया है। वहां पर जो आग बुझाने के उपकरण थे उसका तुरंत इस्तेमाल किया गया है और कुछ देर में ही वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। लिहाजा उस आग पर, उस धुएं पर काबू पा लिया गया है। ठीक है ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, राजधानी लखनऊ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल में आग लगी, कल्याण सिंह कैंसर अस्पताल में आग लगी। हमारे सहयोगी ऋषभ ये बता रहे हैं कि उसकी चौथी मंजिल पर आग लगी और आसमान में आप देखिए धुआं भी देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि थोड़ी देर के लिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। आग से मरीज और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर यह आग लगी थी, लिहाजा सभी को वहां से बाहर भी निकाला गया, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से सामान्य है। बहुत शुक्रिया ऋषभ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं आग लगने के बाद हॉस्पिटल के भीतर की तस्वीरें। आप देखिए, जब लोग वहां से बाहर की तरफ निकल रहे थे उस दौरान की तस्वीरें हैं। आग लगने के ठीक बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियां फौरन ही मौके पर पहुंच गई। लिहाजा आग फैलने से पहले उस पर काबू पा लिया गया और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं है। पाकिस्तान से वापस आई अंजू को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और एक नई थ्योरी भी सामने आ गई है। अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह का यह कहना है कि जरूरत पड़ी तो अंजू वापस आ सकती है या फिर वो भारत आ सकता है अंजू को लेने के लिए। क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या दिक्कत की हुई थी ये बता। नहीं, मैं हैप्पी हूँ। पाकिस्तान से अंजू देश लौट आई है। खुफिया एजेंसियां अंजू से पूछताछ कर रही हैं। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलने आई है और अगर बच्चे राजी हुए तो वो उन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाएगी। अंजू ने नसरुल्लाह से शादी कर ली थी और अब नसरुल्लाह कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी हिंदुस्तान आने को तैयार है, भले ही इसके लिए उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े। दरअसल नसरुल्लाह को भारत आने पर इसीलिए जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि अंजू के पाकिस्तान चले जाने के बाद उसके पहले पति अरविंद ने अंजू और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई थी। अब ऐसे में अगर नसरुल्लाह भारत आता है तो जिस थाने में ये शिकायत दर्ज है वहाँ की पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है।
हालांकि उसके बच्चों ने ही उससे मिलने से इनकार कर दिया। अंजू को उस सोसाइटी में भी एंट्री नहीं देने का फैसला किया गया जहां उसके बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं। लेकिन अब अंजू के भारत वापस आने की एक और वजह सामने आई है। नसरुल्लाह ने अंजू के दावे की पोल खोल दी है। नसरुल्लाह ने बताया है कि अंजू का वीजा खत्म हो गया था और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बार बार गुहार लगाने के बाद भी उसे नहीं बढ़ाया। लिहाजा अंजू के पास वापस भारत आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। नसरुल्लाह ने ये भी उम्मीद जताई है कि अंजू 3 महीने बाद फिर से पाकिस्तान आ जाएगी। नसरुल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर उसे भारत का वीजा मिलता है तो वो अंजू को फिर से पाकिस्तान वापस लेने के लिए भारत आ सकता है। भारत आने के बाद अब अंजू कहाँ है, ये कोई नहीं बता रहा। अंजू ना तो भिवाड़ी गई है और ना ही अब तक बच्चों से मिली है। इस बीच अंजू जहाँ रहती थी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आईबी की एक टीम ने अंजू के बच्चों से पूछताछ भी की है। अंजू की एक 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। अंजू के पाकिस्तान से वापस भारत लौटने को लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अंजू का वीजा नहीं बढ़ाया गया, जिस वजह से अंजू वापस भारत लौटी है। अगर अंजू को पाकिस्तान जाने के लिए और नसरुल्लाह को भारत आने के लिए वीजा नहीं मिलता तो वो दुबई में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि अंजू भारत में क्या करेगी, कहाँ रहेगी और क्या वो अपने बच्चों से मुलाकात करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या दिक्कत हुई? मैं हैप्पी हूँ। दक्षिण के 2 राज्यों पर मंडरा रहा तूफान मिचोंग का खतरा। चेन्नई में जोरदार बारिश हो रही है जिससे हालात खराब होते जा रहे हैं। दक्षिण के 2 राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन मिचोंग को लेकर अलर्ट जारी है। ये तूफान अगले कुछ घंटों में तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। चेन्नई समेत प्रदेश के कई तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तूफान की दस्तक के साथ ही चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बारिश, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए तीनों ही प्रदेशों में कुल 144 ट्रेनें रद्द की गई हैं। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि वो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दें। बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट देखते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आसमान में काले बादलों का घेरा है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश तो बीते 3-4 दिनों से हो ही रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज और कल का दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाला है। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट है। आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। तूफान आज तट के समानांतर चलेगा और कल दोपहर भीषण तूफान के रूप में नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच तट को पार करेगा, यानी कि लैंडफॉल करेगा। बाहर से आए लोगों को फिलहाल तूफान के कारण चेन्नई में ही रुकना पड़ा है, क्योंकि कई ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं और फ्लाइट भी कैंसिल हैं। आंध्र और तमिलनाडु के कई जिलों में तूफान का असर पड़ सकता है, इसीलिए प्रशासन ने लोगों के राहत बचाव के इंतजाम कर रखे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु में हालात बिगड़ने पर राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को ही तैनात रखा गया है। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से फोन पर हालात के अपडेट लिए हैं। चेन्नई में कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
घरों में और सड़कों पर सब जगह पानी है। तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते अगले 24 घंटे बेहद भारी हैं। मोदी सरकार की तरफ से राज्य सरकार की हर संभव मदद की जा रही है और तूफान के चलते होने वाले नुकसान को कम से कम करने की हर कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तेज रफ्तार से तूफान तट की ओर बढ़ रहा है, उससे अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनवरी में रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों को भेजे जाने वाले न्योता बांटने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताएंगे किन महानुभावों को पहले दौर में ही निमंत्रण भेजे जाने की शुरुआत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस घड़ी का पूरे देश को इंतजार है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में वाराणसी में भी ट्रस्ट ने 50 हस्तियों को निमंत्रण कार्ड के जरिए न्योता भेजा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह का रंग अब वाराणसी में भी दिखने लगा है, जहां अयोध्या से पहली बार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पहुंच चुका है। यह निमंत्रण वाराणसी के 50 लोगों के लिए भेजा गया है, जिसकी जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को सौंपा गया है। प्रथम 50 लोगों में वाराणसी के संत, प्रबुद्ध जन और जो पद्मश्री लोग हैं वो शामिल हैं, जिन्हें यह काशी विद्वत परिषद खुद जाकर निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण कार्ड आप देख रहे होंगे कि बाकायदा इसे लिफाफा में रखा गया है और पर्टिकुलर उस जिस नाम से यह निमंत्रण भेजा गया है उनका नाम अंकित किया गया है। तो एक तरह से जो भव्य आयोजन की जो शुरुआत है वो देखने को मिलने लगी है। सबसे पहले कड़ी में वाराणसी के 50 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्साह का रंग है वो पूरे देश में देखने को मिलेगा और काशी भी पूरी तरह से इस उत्साह में शामिल होगा। ट्रस्ट की ओर से लेटर पैड पर लिखा हुआ है, यह निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता है। काशी के संत, प्रबुद्ध जन, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी के साथ कुछ प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्यों के नाम इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही विद्युत परिषद को यह भी जिम्मेदारी मिली है कि इन 50 लोगों को 20 जनवरी को अयोध्या लेकर जाना है और उन्हें तमाम विशेष सुविधाओं के साथ उनकी देखरेख करना है। मतलब मेहमान नवाजी का विशेष ध्यान रखना। इनके रहने खाने का सारा इंतजाम टेंट सिटी में रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जन्मभूमि पर जो होने जा रही है, उसके लिए काशी के संतों को आमंत्रित करने के लिए मुझे दूत के रूप में ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ और काशी के संतों को, विद्वानों को लगभग 50 लोगों का आमंत्रण पत्र मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से प्राप्त हुआ है, उन तक पहुँचाने के लिए, उनको सादर आमंत्रित करने के लिए। वहीं पहली कड़ी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद को निमंत्रण पहुंचा। हालांकि स्वामी जितेंद्रानंद आयोजन समिति में शामिल हैं। उनका कहना है कि उनके लिए यह गौरव का क्षण है। काशी के श्री काशी विद्वत परिषद के विद्वान हो या पद्म अलंकृत विद्वान हो और काशी के संत समाज हो, इस सभी को आमंत्रण है। और हम तो अपने को बहुत बड़भागी समझते हैं कि हम विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का शिलान्यास अथवा उद्घाटन, श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास, भूमि पूजन और अब उसके उद्घाटन समारोह का भी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी मैं हिस्सा बनूंगा। निमंत्रण पत्र को एक एक करके काशी विद्युत परिषद गणमान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना शुरू कर चुका है। जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी उदासीन, निर्मल बैरागी अखाड़ा शामिल है। साथ ही संकट मोचन मंदिर के महंत, महामंडलेश्वर संतोष दास, महंत बालक दास, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत, कबीर मठ और रविदास मंदिर के महंत शामिल हैं। इन्हें निमंत्रण देकर ट्रस्ट के चंपत राय ने आने के लिए आग्रह किया है।
रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज 18 पर खबरें जारी हैं। क्या है, हालांकि जानकार उन मंदिरों को भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं जहां टूरिस्ट कम जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया है। मंदिर दर्शन के साथ श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने के आकर्षक पैकेज दिए गए हैं। नैनीताल के नयना देवी से लेकर कैंची धाम, घोड़ाखाल, अल्मोड़ा जागेश्वर और बागनाथ दर्शन का पैकेज बनाया गया है। वहीं चंपावत पूर्णागिरी के साथ शिव सर्किट पर श्रद्धालुओं को भेजने का प्लान तैयार है। उसके अलावा हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हमने टूरिस्ट पैकेज लॉन्च किए हैं जिसमें पूरे कुमाऊं को शामिल किया है। नैना देवी मंदिर से शुरू करते हुए कैंची धाम और अल्मोड़ा के आपके कसार देवी, इन सबको हम शामिल कर रहे हैं, जागेश्वर। उसी तरह हम एक शिव सर्किट भी प्लान कर रहे हैं जिसमें बागेश्वर का बैजनाथ भी शामिल किया जाएगा। दरअसल कुमाऊं में भी धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं चार धाम की तरह है। तो काठगोदाम से लेकर छोटा कैलाश और ओम पर्वत तक कई मंदिरों तक टूरिस्ट जाना चाहते हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी महिमा तो बहुत है, लेकिन जानकारी के अभाव में श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। कि हमारा जो कुमाऊं है, ये हमारी वादी बहुत खूबसूरत है, यहाँ की सारी जगह बहुत सीनिक है और इसके अलावा यहाँ पे धार्मिक पर्यटन बहुत जगह जगह पे मौजूद है। हम ऐसे ऐसे देवी देवता हमारे पूरे कुमाऊं के अंदर मौजूद हैं जहाँ छोटे बड़े मेलों के माध्यम से पर्यटन को जिंदा किया जा सकता है। ये अच्छी पहल है कि चार धाम के बाद कुमाऊं के मंदिरों पर फोकस किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के छोटा कैलाश यात्रा के बाद संभावनाएं दोगुनी भी हुई है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो चार धाम का प्रेशर भी कम होगा और कुमाऊं में तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ों में कल देर रात से अचानक से मौसम बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी में बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। हालांकि सुबह होते होते कुछ जगहों पर मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई, लेकिन पहाड़ों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी भी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। वहीं बर्फबारी के बाद इलाके में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। हालांकि स्नोफॉल से सैलानी खुश हैं। और देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर पूरे उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और पूरे प्रदेश में देर रात से ही हल्की बारिश हो रही है। अगर कुमाऊं की बात करें तो जहां पर देर रात से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, वहीं गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। तमाम इलाकों में गढ़वाल, कुमाऊं में देर रात से हल्की बारिश और कहीं पर बर्फबारी भी हो रही है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। सुबह से पूरे जिले में बादल छाए हुए हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है जिससे तापमान में गिरावट आई है। निचले इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की। मौसम ने एक बार फिर से यहां पर करवट ली है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से भी मौसम बदला हुआ है और यहां ठंड महसूस की जा रही है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव हुआ है। बारिश के चलते वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता लगातार
ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार वहां से मौसम के मिजाज को देख रहे हैं। ऋषभ, आप लखनऊ में हैं जाहिर तौर पर, और मौसम के मिजाज की अगर बात करें तो किस तरीके से मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ में अनुपम आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह करीब 7 बजे ये बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद से अब 3:30 बजने वाला है। अब भी बारिश जारी है, बीच में कुछ देर के लिए रुकी थी लेकिन अभी फिर शुरू हो गई है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अवध और रोहैलखंड का जो एरिया है वहां पर ये बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ये जरूर कहा जा सकता है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, थोड़ा असर पड़ा है और ठंडक बढ़ गई है, वो भी असर देखने को मिल रहा है। चूंकि सुबह भी जब हम फील्ड में निकले थे, हम देख रहे थे तमाम ऐसे लोग थे जो छतरी लेकर निकलना मजबूरी हो गई थी। तमाम लोग रेन कोट रेन सूट में निकल रहे थे जो अपने दफ्तर के लिए निकले थे या किसी काम से निकले हुए थे, तो वो असर दिख रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एकदम ऋषभ, बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमें बता रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।